इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति को पूरा किया था। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल कहाँ तक, तो 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति की चर्चा है, यानी कि अनुच्छेद हमारा 52 से लेके जो हमारा 61 ये राष्ट्रपति के बारे में, और 62 जो 63 आर्टिकल 62 ये क्या करता है, राष्ट्रपति का जब स्थान खाली होगा तो उस स्थान पे कौन आएगा, उनके बारे में। 52 जो राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति आएंगे। और हमें पता है कि राष्ट्रपति कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक होता है। और भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यानी संघ के जितने जो भी मेंबर्स हैं, यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे जो भी पोस्ट होती है, उन सब की चर्चा भाग 5 में है। आज के इस क्लास में, यानी कि आज के इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति का पद पढ़ेंगे, यानी कि आर्टिकल 63 से लेकर और 69 तक के आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे लोग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एक पेपर में हम लोग समझ जाए लोग, भाग 5 जो था हमारा, ये संघ की चर्चा करता है। किसकी? संघ की। इसमें हम लोगों ने ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से लेके 151 तक है। क्लियर? यानी ये अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद इसमें शामिल किया गया है। इसमें हम लोगों ने 52 से लेके जो 61 तक है ये अनुच्छेद, ये राष्ट्रपति को हम लोगों ने कवर किया था। राष्ट्रपति का पद, नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनका चुनाव कैसे होता है, उन पे महाभियोग कैसे लगता है, ये सब, और राष्ट्रपति का क्या शक्तियाँ है, विधायी शक्ति, केंद्रीय शक्ति वगैरह वगैरह हम लोगों ने इसलिए पहले के वीडियो में हम लोगों ने जान लिया है। क्लियर? जो आर्टिकल हमारा 62 है वह क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा, यानी राष्ट्रपति नहीं रहेंगे अपने पोस्ट पे, तो उनके प्लेस पे कौन आएगा? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? उपराष्ट्रपति। तो आज हम लोग उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे लोग। 63 से लेके 69 तक के आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे लोग। इसका ट्रिक क्या है? उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। 63 से लेकर 69 तक इसमें कवर होगा। तो हम लोग कहाँ गया, पेन कहाँ गया, यहाँ पे गया। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक इनके बारे में चर्चा किया गया है भाग 5 में। उसरा निका चूस। सबसे पहले अगर हम ये जानेंगे कि उपराष्ट्रपति हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधा कृष्णन थे। क्लियर? अब इनके उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, ये कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, तो जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा के सभापति, यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके सभापति होंगे कौन, तो हमारे उपराष्ट्रपति। जैसे देखिए संसद जो होता है, संसद, उसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 545, और राज्यसभा में 245। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। तो वह कौन बनता है, तो लोकसभा में जो सदस्य हैं उसी में से बनते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य है 245, उसमें से राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं बनता है, बल्कि कौन बनता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है, चेयरमैन, वह उपराष्ट्रपति बनता है। क्लियर? तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है, राज्यसभा के सभापति कौन कहलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। अनुच्छेद 65 क्या कहता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है वह कार्यवाहक बनेंगे कब, जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके स्थान पर उनकी जो भी क्रियाएं हैं वो कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेंगे। जैसे यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जो पद तो हो गया, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बनेंगे, यानी राष्ट्रपति के कार्यवाहक बनेंगे कब, अनुच्छेद 65 के तहत। जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो वो सारी क्रियाएं जो राष्ट्रपति करते हैं वे कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। तो उस टाइम पीरियड में क्या होगा, जो राज्यसभा के सभापति, ऑलरेडी सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति है। तो एक आदमी 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, जब वह राष्ट्रपति का कार्यवाहक काम संभालेंगे तो राज्यसभा के सभापति वह नहीं रहेंगे, जबकि सभापति कौन हो जाएगा, तो इन सदस्यों में से 245 सदस्य हैं, इन्हीं में से ये लोग किसी को नियुक्त करेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, तो उसे हम लोग कहेंगे लोग
उपसभापति, यानी कि जब सभापति का पद खाली होगा तो एक उनमें हेड यानी कि राज्यसभा का हेड बनाया जाएगा, जो उनके मेंबर है 245 उन्हीं में से बनाया जाएगा। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उपसभापति कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति है। तो उपसभापति उन्हीं की सदस्यों में से क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब उपराष्ट्रपति सभापति का कार्य करता है तो क्या होता है, तो उनको सैलरी मिलती है, यानी कि उपराष्ट्रपति सभापति के कार्य करेंगे तो उनको सैलरी मिलेगी। लेकिन जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसमें, सभापति का पद के लिए, तो उपसभापति। तो यानी कि जब उपराष्ट्रपति क्या करने लगते हैं, राष्ट्रपति के कार्यवाहक बन जाते हैं तो उनका पद खाली हो जाता है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, जो वह सभापति बने रहते हैं राज्यसभा के। तो उस पीरियड में किसे लाया जाता है, तो उपसभापति को लाया जाता है। और ये बात हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारे जो उपराष्ट्रपति है उनको सैलरी नहीं मिलती है, केवल राज्यसभा के सभापति वह इसी बिहाफ पे उनको सैलरी मिलती है। क्लियर। तो अनुच्छेद 65 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यवाहक बनेंगे उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 क्या कहता है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन की वही मतलब रखा गया है सर, जो राष्ट्रपति का 35 साल उम्र होनी चाहिए, भारत के नागरिक होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए, दिवालिया ना हुआ हो, और साथ ही साथ 20+20 उसमें 50-50 था, यानी कि 50 प्रस्तावक और इसमें यानी उपराष्ट्रपति को 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक करना होगा। यानी कि जो सांसद है लोकसभा और राज्यसभा में कितने, 545 और 245, तो इनमें से 20-20 से क्या हो, उनका अच्छा हो, यानी कि वो उनके सपोर्ट में हो। क्लियर। और इनकी जो चुनाव या निर्वाचन जो भी होगी क्रिया है वह जिस तरह राष्ट्रपति का हुआ था एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली की तरह 15,000 इन्हें राशि है। क्लियर। और ये अनुच्छेद 68 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, और अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। और ये आएंगे तो अगर 5 साल के लिए आएंगे, ये नहीं कि 2 साल 3 साल के लिए। क्लियर। 67 के बाद हमारा 68। तो अनुच्छेद 68 क्या कहता है, तो चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वह यथाशीघ्र करना है, यानी कि इसमें मैंडेटरी नहीं है कि 6 महीना के अंदर आप, जैसे राष्ट्रपति में क्या था हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 महीना के अंतराल में आपको कैसे भी एट एनी हाउ राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना है, लेकिन इसमें केवल यथाशीघ्र दिया गया है। इसमें ड्यूरेशन नहीं दिया गया कि नहीं इतने महीनों या इतने दिनों के अंतराल में उपराष्ट्रपति का चुनाव करा ही लेना है। क्लियर। 69 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का शपथ। तो उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाएंगे, तो राष्ट्रपति दिलवाएंगे। तो उसरा निका चूस, ये जो हमारा ट्रिक है ये काफ़ी मेन की पॉइंट्स है, अपने माइंड में इसको हम लोग इसे सेट रखेंगे ताकि ये जो आर्टिकल का जो ये इथी है नहीं सीक्वेंस से ये ना घबराए। तो उसरा निका चूस यानी कि उपराष्ट्रपति का पद से लेकर उनकी शपथ तक 63 से 69 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब ये हम लोग जान जाए कि जो इनका जो चुनाव होता है तो इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक ये पॉइंट याद रखना है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो लगा था, तो राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन शामिल होता है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का ये होता है उनका चुनाव, तो ये इनके महाभियोग में जो शामिल हुए वो उनके क्या होता है, निर्वाचन में शामिल होती है उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में लोकसभा राज्यसभा दोनों शामिल होता है, विधानसभा शामिल होता है, विधान परिषद शामिल नहीं होता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एंग्लो इंडियन और 12 जो मनोनीत होते हैं उसको क्या होता है, उसको नहीं चुना जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर। लेकिन उपराष्ट्रपति के जो पद होता है उसमें एंग्लो इंडियन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो रहते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के एंग्लो इंडियन और ये जो क्या है जो 12 सदस्य मनोनीत किया गया है उनको भी शामिल किया जाता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको
उनके चुनाव में इन दोनों को शामिल नहीं किया जाता है। यही फ़र्क रहता है। अगर जमानत राशि जब्त हो जाएगी तो 1/6 वोट से तो नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोगों ने जाना। ये होता है केंद्र स्तर पे लोकसभा, राज्यसभा, ये राज्य विधानमंडल, ये राज्य स्तर पे होता है। सो आज के लिए इतना ही। और पीछे से जो हम लोग जो करते हैं लोग, यानी अनुच्छेद 1 से लेके जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक क्विक रिवीजन करते हैं लोग, हम लोग उसे कर लेते हैं लोग, ताकि उससे हमारा क्या रहेगा, हमारे जो मेमोराइज है बार बार देखेंगे लोग तो उससे क्या होगा, याद हो जाएगा और वो हमारे माइंड में क्लिप हो जाएगा। सो इसे हम लोग देखें लोग। अनुच्छेद, संविधान की प्रमुख अनुच्छेद, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 हम लोगों का चल रहा है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 संघ, यूनियन राज्य यानी भारत राज्यों की संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, ये पावर दिया गया है, क्लियर। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद जो विदेशी राज्य मिल गए उनके नाम, क्षेत्र, सीमा में चेंजिंग कर सकती है। जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया गया है, आपको पता होगा। जो हमारा जो उत्तराखंड जो बना है, किससे बना है, उत्तरांचल से, यानी यूपी से अलग करके। तो ये संसद को ये पावर दिया गया है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, 2 और 3 संसद ये काम कर सकती है, यानी आर्टिकल 2 और 3 का काम कर सकती है बिना राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से, यानी कि राष्ट्रपति का साइन मैंडेटरी नहीं है। राष्ट्रपति का साइन किस में उल्लेख किया गया है, तो 368, यानी इससे ये दोनों आर्टिकल को बाहर रखा गया है, क्लियर। ये 1 से 4 भाग 1 में हम लोगों ने कवर कर लिया। जो ये आया इधर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है ये क्या है, तो ये नागरिकता के बारे में बताता है। तो 5 प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए हैं, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो आ गया तो ठीक है, अगर उसके बाद आएंगे तो उन पर क्या होगा, परमिट रूल लागू होगा। अनुच्छेद 7 क्या कहते हैं, इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से फिर इंडिया चले आए तो 1 मार्च 1947 तक आ गए तो उनको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि आप विदेश में, फॉरेन में जाके आप घूमिए, शिक्षा लीजिए या आप विवाह कीजिए, आपको ये सब फ्रीडम मिला हुआ है भारतीय संविधान के तहत। लेकिन अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आपकी नागरिकता को जब्त कर लिया जाएगा यदि आप विदेश की नागरिकता को लेते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता बनी रहेगी यदि आप नागरिकता के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप रह रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है, गृह मंत्री, नागरिकता संबंधित जो भी क्रियाएं है, जो भी उसमें सुधार या जो भी उसमें कुछ भी करना है वो कौन करता है, गृह मंत्री के अंडर में आता है। ये 5 से 11 तक भाग 2 को कवर करते हैं। भाग 3 के 5 से 35 तक है मौलिक अधिकार, क्लियर। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अल्पीकरण। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समता का अधिकार, यानी कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर किसी प्रकार के भेदभाव भारत के लोगों के साथ नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 ये जो है ना, ये जो हमारे जो भारत में जो फॉरेन लोग भी आते हैं ना उन पे भी ये एप्लीकेबल होता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता, जो भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है उनमें सबको क्या मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत वगैरह इन सब का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की हमें क्या मिली है, स्वतंत्रता, बोलने का, सभा बनाने का, संगठन करने का, घूमने फिरने का, बसने का, संपत्ति की सब जो स्वतंत्रता उसे हटा दिया गया है, एक वैधानिक अधिकार से बना दिया गया है। और कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में जाकर आपको अपना स्टार्टअप करना यानी बिजनेस खोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, इसमें स्वतंत्रता मिली है लेकिन 3 तरह से आपको एक्सपोज्ड, यानी कि ये कब आता है, जब आप पुलिस आपको अरेस्ट करती है या फिर नहीं, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती है, अगर आप कुछ गलती किए हैं तो उस पर 3 गो शर्त, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, डबल जुपार्टी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी अपने खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। एक गलती की एक सज़ा होगी और सज़ा उस समय के कानून के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि अगर आज चोरी करने का ये सज़ा है कि आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ 3 महीना तक जेल में रहना है, लेकिन 2 दिन के बाद 6 महीना का उसका बना दिया गया है कि 6 महीना जेल। तो आज आप चोरी किए हैं तो आपको 3 मंथ ही आपको सज़ा मिलेगी। 6 मंथ वाला जो कानून बना उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा नहीं मिली, क्योंकि आप अभी किए हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम में 3 मंथ वाला रेशियो चल रहा था तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 3 मंथ का ही सज़ा दिया जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि सज़ा उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मिलेगी।
अनुच्छेद 22 क्या कहता है? संरक्षण, यानी जब आप गिरफ्तार आपको पुलिस करती है तो संरक्षण, गिरफ्तारी संरक्षण दंडात्मक और निषेधात्मक दो तरह का होता है। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम, बंधुआ, मानव तस्करी, यानी कि बाल मजदूरी वगैरह, मानव तस्करी, किसी को मानव को ले जाकर नहीं बेचा जाता है, वह सब नहीं कराना है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे से काम नहीं करवाना है, उनसे मजदूरी नहीं करवाना है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, किसमें? धर्म में, यानी कि आपको ये अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, या अपने अपने धर्म में आप आस्था रख सकते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? सामुदायिक धार्मिक क्रियाविधि, और अब जब धर्म की आज़ादी है तो आपको धर्म से संबंधित जो भी एक्टिविटीज है उसे करने की क्या मिली है? अधिकार मिला हुआ है, आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? नो टैक्स, धार्मिक जो संपत्ति है उस पर नो टैक्स। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कहाँ? सरकारी स्कूलों में, सरकारी संस्थाओं जो भी है, गवर्नमेंट जो भी हमारा जो संस्था है उसमें सरकारी शिक्षा नहीं दी जाएगी, सॉरी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन उर्दू और संस्कृत, देखिए उर्दू क्या एक लैंग्वेज है, संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, तो उर्दू और संस्कृत को धर्म से ना जोड़कर एक लैंग्वेज के तौर पर जोड़े। अनुच्छेद 28 तक हम लोगों ने देखा। अब अनुच्छेद 29 क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक, जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा। अल्पसंख्यकों को जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा के आधार पर उन्हें 10% क्या करेगी? राज्य उनको आरक्षण दे सकती है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? 29 के तहत, यानी कि अगर 29 के तहत जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि मतलब जो मेजॉरिटी है वहाँ पे पढ़ने में क्या है, थोड़ा असहज फील कर रहे हैं, तो वो अपने लिए एक अलग संस्था खोल सकते हैं। ये फ्रीडम हमें कौन देता है? तो अनुच्छेद 30 का देता है। क्लियर? अनुच्छेद 31 क्या है? संपत्ति पितृसत्तात्मक, संपत्ति पितृसत्तात्मक, इसे क्या बना दिया गया? वैधानिक अधिकार बना दिया गया और 300 के क में रखा गया है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसी यानी कि अगर आपका जो 12 से लेकर 35 तक का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, अगर कोई आपका उसमें कोई हनन कर रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि हमसे ये अधिकार छीना जा रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। के लिए 5 तरह के यहाँ पे रीट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रयुक्त। आर्टिकल 33 क्या कहता है? लिमिट, सरकार लिमिट रखेगी गुप्तचर, सेना, मीडिया। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? मौलिक अधिकार अपडेट करेगी कौन? संसद। ये अधिकार दिया गया है संसद को। अब हम लोगों ने ये 12 से 35 तक क्या मौलिक अधिकार को भाग 3 को कवर कर लिया। भाग 4 हमारा क्या है? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, तो अनुच्छेद 36 में DPSP की परिभाषा, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? न्यायालय, वाद योग्य, इसके लिए यानी कि इन DPSP के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये वाद योग्य है, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। क्लियर? अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण, सरकार लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए नई स्कीम लाएगी, लेकिन सरकार को हम बाध्य नहीं करेंगे कि नहीं ये हमारा अधिकार है, आप ये स्कीम लाइए तो लाइए, क्योंकि अधिकार 12 से 35 तक ही केवल दिया गया है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। क्लियर? अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री और पुरुष दोनों हो, और इसी के में कहा गया निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सहायता। अनुच्छेद 42 मनोचित दशा, प्रसूति, हेल्प। अनुच्छेद 43 न्याय संगत निर्वाह वेतन, यानी कि हमसे जितना श्रम लिया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा वेतन। अब ये नहीं कि काम हम 12 घंटा करें और वेतन केवल हमें 2000 मिले, वैसे काम नहीं कराना है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, यूसीसी अभी करंट में सबसे पहले कौन राज्य ने इसे अपने राज्य में लागू किया? तो उत्तराखंड ने लागू किया, ये भी याद रखना है। यूसीसी की मेन 3 पॉइंट, इस पे मेन फोकस 3 ही पॉइंट पे ये बात करता है, विवाह, तलाक, वसीयत, यानी कि ये तीनों है। पहले क्या था? तो अलग अलग जो धर्म के लोग हैं अपने अपने जो, जैसे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू के लिए हिंदू जो है वे लोग उसको फॉलो करते थे, लेकिन यूसीसी के तहत सबके लिए विवाह का एक कानून, तलाक के लिए भी एक कानून, वसीयत के लिए भी एक कानून। इसी के तहत लड़का और लड़की का जो पितृसत्तात्मक जो भी जायदाद ज़मीन है उनमें उनको बराबरी का अधिकार मिलेगा। क्लियर? तो यूसीसी के बारे में किसमें चर्चा किया गया है?
अनुच्छेद 44 में अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य पे ध्यान देगी कौन? सरकार। और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देगी। लेकिन इसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा यानी 2002 में इसे 21 का मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? SC ST OBC के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषण आहार। सरकार लोगों के लिए पोषण आहार भोजन युक्त कराएगी। शराब और नशीली दवाओं को क्या करेगी? बंद करेगी ताकि उनका सेहत सही रहे। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन के लिए भी नई नई स्कीम आएगी। वन्य जीव पर्यावरण वन सुरक्षा ये सब सरकार का दायित्व बनता है। अनुच्छेद 49 ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, यानी कि जो ताजमहल, जितने भी ताजमहल, लाल किला वगैरह जितने भी मतलब जो हमारे संस्कृति के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो हमारे जो मोन्यूमेंट्स है, इमारत है, उनको क्या करना है? सुरक्षा करना है सरकार को। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में सरकार भागीदारी लेगी। यूएनओ में सदस्य इसी के तहत मिला था। और 51 के क का यह मौलिक कर्तव्य, 51 के क में मौलिक कर्तव्य 11 को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य भी पढ़ना जरूरी है, इसे भी हम लोग एक दिन इसे मतलब निपट लेंगे लोग मौलिक कर्तव्य से। क्लियर?